देखिए, जैसे कि आपको पता है झारखंड के अंदर रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट हो रही है। वहां पे जो वैकेंसीज है उसके लिए एग्जाम सितंबर में होते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहले क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन क्लासेस की कुछ मैं आपको विशेषता बता देता हूँ कि हम कैसे क्लासेस मतलब कंटिन्यू करेंगे, किस तरह से हम सिलेबस को कवर करेंगे और हमें प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। देखिए, ये क्लासेस हम मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी। ये क्लास होगी 4:30 PM रोज शाम को 4:30 बजे एक क्लास होगी। इसके अलावा सैटरडे आपका अवकाश होना है, इस दिन क्लास नहीं होनी है। संडे को इन क्लासेस से जो हम मंडे टू फ्राइडे जो कुछ भी पढ़ेंगे, संडे को उसका टेस्ट होगा। ये टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। ये प्योरली एमसीक्यूज बेस पर होगा। जैसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से एमसीक्यूज के ऊपर आधारित ये टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यूज आएंगे। ये टेस्ट प्योरली आपका जो मंडे टू फ्राइडे आपको जो कुछ पढ़ाया जाएगा उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा। ये जो भी वीडियोस दिए जाएंगे ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड होंगे। इनको आप बार बार में दोबारा भी देख सकते हो। जैसे अभी आपने वीडियो देख ली है, उसके बाद इसको शाम को भी देख सकते हो, अगले दिन सुबह भी देख सकते हो। जब चाहो तब आप इसको देख सकते हो और इनको देख के इनसे संबंधित नोट्स भी बना सकते हो। कुछ नोट्स, पूरे नोट्स नहीं होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो नोट्स मैं आपको इसी ऐप के असाइनमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। जो आपको जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनकी एक जैसे इमेज होगा या कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स आपको मैं दे दूंगा। इनसे रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी। संडे को एग्जाम होगा जिसकी रैंक लिस्ट बननी है, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही होना है, आपको हम एक कोई भी टॉपिक ले लेंगे। जैसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब के बारे में। एक्सरे ट्यूब का जो कंस्ट्रक्शन होता है किस प्रकार से होता है और उसके अंदर से जो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, मैकेनिज्म भी हम देखने वाले हैं। तो एक्सरे प्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म हमारा करंट टॉपिक होने वाला है। तो मंडे टू फ्राइडे तक हम इसको स्टडी करेंगे और मंडे टू फ्राइडे जो वीडियोस होंगे वो आप देखोगे, रिकॉर्ड भी हो जाएंगे वो। और सैटरडे को आप उनको देखना है, उनके नोट्स बना ले और उसका संडे को आपको एग्जाम देना है। यानी आपको एक बार एक टॉपिक से कनेक्टेड रहना है और उस टॉपिक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। इससे रिलेटेड मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जहां पर आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जहां पे हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। वैसे इस ऐप के ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको चैट सेक्शन है। उस चैट सेक्शन के अंदर आप मुझे अपनी क्वेरीज है वो भेज सकते हो, क्वेश्चन है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे भेज सकते हो। मैं आपको उनका समाधान उनका करूंगा, उन चीजों का हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारी क्लासेस चलने वाली है। और आ, ये डेली हम ये क्लास लेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसके साथ में एक्स्ट्रा क्लास और भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स जो ज्यादा लेंथी है उनके लिए भी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, जिससे एक दूसरा पोर्शन भी चलता रहेगा। इनिशियली हम सिर्फ एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो मंडे टू फ्राइडे 4:30 PM को ये क्लास होने वाली है। चलिए तो हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इससे ये चीजें हम आगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब से रिलेटेड चीजों के बारे में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज देखिए, एक्सरेज क्या होती है। एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ये क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ये क्लासेस हिंदी लैंग्वेज में होनी है। जो टिपिकल वर्ड है, जो साइंटिफिक वर्ड है, वो मैं इंग्लिश में लिखने वाला हूँ, बाकी मैं हिंदी में भी लिखने वाला हूँ। अगर किसी को कोई भी इश्यू हो आप मुझे कभी भी बीच में पूछ सकते हैं। आपकी आवाज भी मेरे को सुनाई दे रही है और आप मेरी आवाज सुन सकते हो। हम ये टू वे कन्वर्जेशन है जिसमें आप मुझे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो एक्सरेज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट होता है। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने बहुत सारे पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे जिसका एक पोर्शन जो हमारी विजुअल लाइट भी है, जिस लाइट से हम देखते हैं वो लाइट भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है। तो आपको पता है यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड,
माइक्रोवेव एंड रेडियो। ये पोर्शन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, 7 भागों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लगभग बांटा गया है। सबसे पहला क्या, एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज और रेडियो वेव। ये लास्ट में है रेडियो वेव। देखिए, अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे लोवेस्ट तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, इसकी होती है। और सबसे मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, इसकी। जैसे गामा रेज है, ये 0.01 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। और जो रेडियो वेव है, इसकी वेवलेंथ किसमें होती है, किलोमीटर में होती है। जो हम आगे हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो स्पेक्ट्रम है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पोर्शन के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हम इन एक एक चीज के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम में इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी वेवलेंथ है, इनके बारे में। इसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी देखोगे तो आपको पता है ई इक्वल टू होता है एच न्यू, और यही होता है एच सी अपॉन लेमडा। तो यहां से आप चाहे तो यहां से देख लो, या फिर एक और होता है सी इक्वल टू न्यू लेमडा। यहाँ पे सी होता है प्रकाश की गति, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, लेमडा होती है तरंग दैर्ध्य। ये प्रकाश की जो गति है ये कांस्टेंट होती है, नियत होती है, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको कांस्टेंट मान ले तो ये आपस में एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी फ्रीक्वेंसी जो तरंग दैर्ध्य है इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो लेमडा तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है, ये फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब गामा रेज की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है तो इसकी, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे अधिक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। और एनर्जी का अगर हम इसमें देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, न्यू। और ऊर्जा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी या आवर्ती के समानुपाती होती है। इसमें आवर्ती इसकी ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी सबसे। और सबसे लोएस्ट एनर्जी क्या होगी, इसकी होगी। तो अगर हम तरंग दैर्ध्य का क्रम देखें तो ये तरंग दैर्ध्य का क्रम हो जाएगा। जैसे जैसे आप इधर जाओगे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और इधर से इधर आओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड भाग हमने डिवाइड किया, वो होता है एक्सरेज। इन एक्सरेज के बारे में हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, इन एक्सरेज के बारे में। और हमारा आज का टॉपिक है कि ये एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती है, इनका प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है एक्सरे की खोज सर डब्ल्यू सी रोन्टजन ने की थी। एक्सरे की खोज डब्ल्यू सी रोन्टजन ने की थी। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है डब्ल्यू सी रोन्टजन का फुल नाम क्या है, तो इनके नाम की स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो इनकी नाम की स्पेलिंग होती है विलहेल्म, WILHELM, विलहेल्म कॉनरेड, CONRAD, कॉनरेड, रोन्टजन, ROENTGEN। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है विलहेल्म कॉनरेड रोन्टजन का सही नाम क्या है। ऑप्शन में दे देते हैं विलियम कॉनरेड रोन्टजन, और या अलग अलग तरह से दे देते हैं। उसमें एक नाम होता है विलहेल्म कॉनरेड रोन्टजन। तो आपको ये नाम एग्जैक्टली सही से याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो आप लिख लेना इस नाम को अच्छे से, अपने नोट्स के अंदर इसको डाल लेना। एक्सरे की खोज इन्होंने कब की थी, एक्सरे की खोज इन्होंने 8 नवंबर 1895 को की। एक्सरे की खोज कब की थी, 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की खोज की थी। आज से लगभग 130 साल, 129 130 साल पहले एक्सरे की खोज हुई थी। आप सोच सकते हो उसमें तो लाइट भी नहीं हुआ करती, इतनी ज्यादा बहुत लिमिटेड जगह पे लाइट थी। उस समय इन्होंने एक्सरे की खोज कर दी थी। बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। 1901 में इनको जो नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे मिलने, तो सबसे पहले 1901 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको मिला था। नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। ये इतने टैलेंटेड,
ये एक्सरे कोर्स की थी। और हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, रोन्सन के बारे में, इनकी जीवनी के बारे के अंदर जब इनका टॉपिक आएगा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ेंगे, उसमें एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिस्कवरी कैसे हुई थी, सोर्स क्या है आयोनाइजिंग रेडिएशन की वगैरह, सब पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज देखिए, एक्सरेज का प्रोडक्शन है, एक्सरेज प्रोडक्शन, ये एनर्जी कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? एनर्जी कन्वर्जन। कैसे? आप अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये टारगेट है और ये फिलामेंट है, और फिलामेंट से बहुत ही फास्ट, एकदम बहुत ही तेज गति से इलेक्ट्रॉन आते हैं और आकर इस एनोड पर टकराते हैं। क्या आते हैं? इस एनोड पर। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में क्या है? इनके पास में काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा है। और वो गतिज ऊर्जा अचानक से सीधे आप यहाँ पे आके टकराएगी। आप जैसे कोई मान लो बहुत तेजी से बॉल आ रही है, उस बॉल के सामने वो दीवार खड़ी कर दोगे, तो बॉल की एनर्जी दीवार को तो स्थानांतरित होगी। तो इनके पास बहुत, इन इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। और सामने टारगेट आने पर अचानक से इस गतिज ऊर्जा का लॉस होता है। ये गतिज ऊर्जा का लॉस है, ये क्या होता है? ये एक्सरेज के रूप में विजिबल होता है। ये किसमें? एक्सरेज के रूप में। हम ऐसे नहीं कह सकते सिर्फ एक्सरे, यहाँ पे टक्कर होती है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है, और भी चीजें होती होंगी, साउंड प्रोड्यूस होता होगा, लेकिन साथ में एक्सरे भी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब एक्सरे का प्रोडक्शन एनर्जी कन्वर्जन का एग्जाम्पल है, ऊर्जा रूपांतरण का। ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है? ये एनर्जी का प्रकार है। और मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भाग है एक्सरे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्या है? ये खुद एनर्जी है, जिसको हम E बराबर एच न्यू फॉर्मूला से देते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी का रेडिएशन एनर्जी के अंदर कन्वर्जन हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बहुत बार कि एक्सरे का प्रोडक्शन एग्जाम्पल है, तो एक्सरे का प्रोडक्शन एनर्जी कन्वर्जन का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? एक्सरे का कन्वर्जन, एक्सरे का प्रोडक्शन एनर्जी कन्वर्जन का एग्जाम्पल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये अपने नोट के अंदर ये डाल लेना। आप ये एक्सरेज के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, और उनके उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। एनोड कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर आकर टकराते हैं, तो वो एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। तो ये एनोड और कैथोड ऐसे नहीं रखे जा सकते। ये क्या होते हैं? ये एक एनवलप, एक मतलब एक पोर्ट होता है जिसके अंदर रखा रखा गया होता है, इसके अंदर रखे होते हैं। इसका जो एनवलप है, ये बना होता है पायरेक्स ग्लास से। ये किससे बना होता है? ये एक्सरे ट्यूब है। इस एक्सरे ट्यूब का जो कवर है, ये कवर किसका बना होता है? पायरेक्स ग्लास से। ये ग्लास का ब्रांड नेम है, इस ग्लास का जो कांच का बना होता है उसका ब्रांड नेम है। अगर आप उसका केमिकल कंपोजिशन देखो, वो किस केमिकल का बना होता है, तो ये पायरेक्स ग्लास बोरोसिलिकेट, बोरोसिलिकेट केमिकल से बना होता है। केमिकल कंपोजिशन ये है, इस साल्ट से बना होता है। इस साल्ट को जब बहुत ज्यादा अमाउंट पे गर्म करते हैं तो पिघल कर ये कांच का रूप धारण कर लेता है। इस सिलिका से बना होता है, इसलिए इसे बोरोसिलिकेट कहते हैं। इस कांच की खास बात होती है, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है। उसको उसको उस कंडीशन के अंदर भी कांच का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता है, पिघलता नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कांच का ज्यादा होता है, इसलिए इसे इसको एक्सरे ट्यूब के प्रोडक्शन के अंदर काम में लेते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी ये सहन कर लेता है ना, इस चीज के लिए होता है। अब एक चीज क्वेश्चन है कि जो इसका एनोलॉग बना होता है, इसके बाद में क्या होता है? इस एक्सरे ग्लास के अंदर जो एनोड और कैथोड है, ये एनोड और कैथोड इसके अंदर स्थित होते हैं, एनोड और कैथोड। इसके अलावा इसके अंदर जो एयर होती है, उस एयर को भी बाहर निकाल देते हैं। एनोड कैथोड के अंदर एयर होती है, यानी यहाँ पर वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिया जाता है। यहाँ पर वैक्यूम या निर्वात उत्पन्न कर देते हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर निर्वात क्यों उत्पन्न किया जाता है? एक्सरे ट्यूब में निर्वात क्यों उत्पन्न करते हैं? क्या कारण एक्सरे ट्यूब में निर्वात उत्पन्न किया जाता है? तो देखिए, ये तो मैंने आपको भी बता दिया कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर टक्कर गए, और इस टक्कर के फलस्वरूप एक्सरेज का प्रोडक्शन हुआ।
इस चक्कर के फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पर एक्सरेज का प्रोडक्शन होना है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर निर्वात के उत्पन्न करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ये इस तरह से चक्कर करेंगे। अगर इसमें निर्वात नहीं होगा तो क्या होगा, इसके अंदर अलग अलग गैस के एटम होंगे, जैसे ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये नाइट्रोजन का एटम हो गया, ये हीलियम का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। ये इनके बीच में क्या होंगे, अलग अलग गैस के एटम होंगे, मोलिक्यूल होंगे, जैसे नाइट्रोजन गैस का मोलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन गैस का मोलिक्यूल हो गया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं की रेंज में होता है, इनकी साइज है जैसे एटम्स की साइज है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बीच के अंदर बॉल की तरह से घूमते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन सीधा इस एनोड से टकराने की बजाय क्या करेगा, बीच के अंदर मान लो ऑक्सीजन एटम से टकरा गया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से एटम से टकरा गया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन के पास खूब सारी काइनेटिक एनर्जी है, खूब सारी काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेगा, ये जैसे ऑक्सीजन का ये नाभिक है और ये इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, ऐसे चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास खूब सारी एनर्जी है, तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी इस ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इसको क्या कहेगा, बाहर जाओ आप यहां से, इसको बाहर निकाल देगा और खुद भी क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो, जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एनोड से लेके चला था उसका कुछ भाग इसने क्या कर दिया, इसको दे दिया, कुछ भाग क्या कर दिया, इसको दे दिया, यानी इसकी एनर्जी के अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। जो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी एनर्जी, इस इनिशियल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि कुछ इसने इसको दे दिया। ओके, ये हो गया। दूसरा, हमने तो एक्सरे प्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भेजा था या गिनती के इलेक्ट्रॉन भेजे थे, मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन भेजे थे हमने कि एनोड पे जाओ टक्कर करो और आपको एक्सरेज का प्रोडक्शन करना है। तो बीच के अंदर अगर कोई टक्कर हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन 100 नहीं रहे, अब ये 101 हो गया। और मान लो बीच में 50 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं किसी से और 50 इलेक्ट्रॉन ही आगे बाहर निकलते हैं, तो 150 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये भी इलेक्ट्रॉन आगे जाके मान लो किसी से टक्कर करता है, ये और टक्कर करता है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आपने 100 से 100 इलेक्ट्रॉन भेजे थे लेकिन वो यहाँ नोड तक पहुंचते 200 हो गए, 250 हो गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, मतलब उनकी संख्या बढ़ गई, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। और दूसरा, क्वालिटी, क्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, आपने मान लो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजा था, लेकिन ये पहुंचा ही नहीं, बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती थी, यहाँ पे 17 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करा। तो अब इससे जो एक्सरे निकलेगी वो एक्सरे क्या होगी, कम पावर की होगी। आप खुद ही देख लो, एक तो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे टक्कर करता, फिर एक 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे टक्कर कर रहा है, तो एक्सरे की एनर्जी तो कुछ कम होगी, यानी एक्सरे की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तो अगर आप, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इनिशियल इलेक्ट्रॉन आया, ये दूसरे कोई गैस के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके बाहर निकालता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के आया था, सॉरी कैथोड से निकल के आया था, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सरे ट्यूब के अंदर सिर्फ ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ही हो तो एक्सरे का प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। एक्सरे प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से। और बीच में अगर गैस अंदर भरी हुई है, खूब सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो भी एनोड पर कम एनर्जी की इलेक्ट्रॉन आके टक्कर करेंगे और बहुत सारी संख्या में करेंगे। तो आपकी जो निकलने वाली जो एक्सरेज है, इस एक्सरे की न तो क्वालिटी पर आपका कंट्रोल रहेगा और न ही क्वांटिटी पर आपका कंट्रोल रहेगा। मतलब क्वांटिटी कैसे, जो नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन है तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और एक्सरे फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसीलिए हम एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ताकि एक्सरे ट्यूब के अंदर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का इमिशन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का इमिशन या उत्सर्जन रोका जा सके। तो एग्जाम में कई बार पूछ रहा है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है। तो एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो ये निकले, इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को रोका जा सके, जिससे
आपका एक्सरेज की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर अच्छा कंट्रोल हो, आप एक्सरे क्वालिटी और क्वांटिटी पर क्या हो, अच्छा कंट्रोल हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के इमिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सरे ट्यूब के अंदर निर्वात उत्पन्न करते हैं, वैक्यूम क्रिएट इसके अंदर किया जाता है। तो चलिए, ये आज का टॉपिक है, आज डेमो टॉपिक है, इसलिए मैं छोटा सा टॉपिक आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे स्टूडेंट ऐड होते जाएंगे और हम इस क्लास की जो लेंथ को उसको बढ़ाते जाएंगे। अभी आपको कोई इश्यू हो किसी तरीके से, जैसे विजुअलिटी में इश्यू हो, आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा हो, आवाज सही नहीं आ रही हो, या कुछ और भी कोई क्वेरी हो, तो आप अभी जैसे ही क्लास कंप्लीट हो तो आप मुझे कॉल कीजिए। और एक चीज, अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं आ रहा, मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके सामने सदा उपस्थित रहूंगा। ओके।